नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है भारत की प्रमुख मिट्टी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चढ़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि मृदा कहते किसे है, यानी कि जो मिट्टी है यह किसे कहते हैं। मिट्टी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। जो मिट्टी है तो यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के खनिजों, जैविक पदार्थों और जल के मिश्रण से बनता है। जो मिट्टी है तो यह विभिन्न प्रकार के खनिज, जैविक पदार्थ और जल के मिश्रण से बनता है। मिट्टी की संरचना और गुण विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हो सकते हैं। जो मिट्टी है तो इसकी संरचना और गुण विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसीलिए मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी कि पेडालॉजी कहा जाता है। जो मिट्टी है तो इसके अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या इसी को इंग्लिश में पेडालॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है तो इन्होंने भारत में 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में बताया है, जो कि इस प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ये 8 प्रकार के मिट्टी के बारे में बताए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। परंतु भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला प्रमुख 4 प्रकार की मिट्टी है। ठीक है ना। भारत में सबसे ज़्यादा 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यहाँ से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बनते हैं। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी, जो कि पूरे भारत में लगभग 40% पाया जाता है। दूसरा है लाल मिट्टी, जो कि लगभग 18% पाया जाता है। तीसरा है काली मिट्टी, जो कि लगभग 15% पाया जाता है। और चौथा है लेटेराइट मिट्टी, जो कि 8 से 10% पाया जाता है। चलिए जितने भी मिट्टी है उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। नोट को ध्यान में रखें। भारत की सभी मिट्टी में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है, जो कि है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। जो भारत में जितने भी मिट्टी है इनमें 3 तत्व कमी होती है, जो कि है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में देख लेते हैं कि ह्यूमस कहते किसे हैं। यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। जो ह्यूमस है तो यह भूरे काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ होता है। फिगर में देख सकते हैं। यह पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है, इसी को ह्यूमस कहते हैं। जो ह्यूमस है तो यह पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से जो कार्बनिक पदार्थ बनता है, इसी को ह्यूमस कहा जाता है। अब देख लेते हैं भारत की जितने भी प्रमुख मिट्टी है उन सभी को। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि अलुवियल सॉइल। इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, मोस्ट वीवीआई। जो जलोढ़ मिट्टी है तो इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत में पाया जाने वाला जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जो कि भारत के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में लगभग 40% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जो एलुवियल सॉइल है यह भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाया जाता है।
यह मुख्यतः भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान, जो भारत की उत्तरी मैदान है फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर, और जितने भी तटीय मैदान हैं यानी कि समुद्र के किनारे जितने भी राज्य हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान और जो तटीय मैदान है यहाँ पर पाए जाते हैं, फिगर में भी देख सकते हैं। इस मिट्टी में चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी है तो इसमें चूना और पोटेशियम जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अभी हमने पीछे देखा कि भारत में जितने भी मिट्टी है उन सभी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, तो इसमें भी इसकी कमी होती है, परंतु चूना और पोटेशियम इसमें भरपूर मात्रा में होती है। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलें देख लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें मुख्यतः धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन और आलू आदि जैसे फसलें उगाए जाते हैं। ठीक है ना। इस मिट्टी में धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू उगाए जाते हैं। यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है यह धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें इन सभी फसलों का उत्पादन होता है, धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन और आलू, लेकिन सबसे ज़्यादा यह धान की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। अब देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। तो जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं। जो एलुवियल सॉइल है तो इनके दो प्रकार है, पहला है बांगर और दूसरा है खादर। ठीक है ना। जो जलोढ़ मिट्टी है इसके दो प्रकार है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। जो बांगर है तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। दूसरा है खादर जिसे नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा नहीं आते हैं, यानी कि यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाती है, इसीलिए यह पुरानी मिट्टी कहलाती है। लेकिन जो खादर है यहाँ पर हमेशा बाढ़ की पानी पहुँच पाती है, इसीलिए यहाँ पर नई नई मिट्टी आ जाती है, इसीलिए इसे नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जलोढ़ मिट्टी से इन्हीं सभी पॉइंटों से प्रश्न बनते हैं, तो इन सभी को अच्छी तरह से देख लें। चलिए अब नेक्स्ट को देख लेते हैं। अब है काली मिट्टी, जिसे ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। जो काली मिट्टी है तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। इस मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी, कपास की मिट्टी और रावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा बाहर निकलती है तो इसके सूखने से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। जो काली मिट्टी है तो इसे अन्य नाम जो कि रेग्यूर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी कहा जाता है। इन तीनों को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। इस मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। जो काला मिट्टी है तो इसका रंग काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें टेटनीफेरस मैग्नेटाइट होती है, इसीलिए टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण जो काला मिट्टी है इसका रंग काला होता है। अब देख लेते हैं काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र। काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिगर में भी देख सकते हैं। जो काली मिट्टी है तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जो महाराष्ट्र है तो यहाँ पर काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है।
जो काली मिट्टी है यह पूरे भारत में लगभग 18% मौजूद है और इसी में सबसे ज़्यादा जो कि महाराष्ट्र में यह देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जो काली मिट्टी है तो यह सबसे अच्छी कपास की खेती के लिए मानी जाती है, इसीलिए इस मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना आता है। इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो कि महाराष्ट्र में है। नोट को ध्यान में रखें, काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। जो काली मिट्टी है तो इसे जूते हुए खेत के नाम से भी जाना आता है, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, जिस कारण इसे जूते हुए खेत की मिट्टी के नाम से जाना आता है। ठीक है ना। जो काली मिट्टी है तो इसे जूते हुए खेत के नाम से भी जाना आता है, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, जिस कारण इसे जूते हुए खेत की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट मिट्टी के टाइप को। अब है लाल मिट्टी, जिसे रेड सॉइल के नाम से जाना आता है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाते हैं। जो लाल मिट्टी है तो यह प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ पर कम वर्षा होती है यहाँ पर पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल जो कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। जो लाल मिट्टी है तो इसका रंग लाल जो कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। जो लाल मिट्टी है तो इसमें लोहा और सिलिका की जो कि उपस्थिति होती है। अब देख लेते हैं कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र, यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। जो यह मिट्टी है तो यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। फिगर में भी देख सकते हैं कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। जो लाल मिट्टी है तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है तो यह पीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए इस मिट्टी को पीली मिट्टी के नाम से भी जाना आता है। ठीक है ना। जो लाल मिट्टी है जब यह जल को सोख लेती है तो यह पीली दिखाई देने लगती है, इसीलिए इसे पीली मिट्टी के नाम से भी जाना आता है। इस मिट्टी में बाजरे की खेती की जाती है। जो लाल मिट्टी है तो इसमें मुख्यतः मोटे अनाज जैसे कि बाजरे की खेती की जाती है। अब देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टी। जो लेटेराइट सॉइल है इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। जो लेटेराइट मिट्टी है यह उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और जहाँ पर गर्मी अत्यधिक पड़े। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। जो लेटेराइट मिट्टी है तो इसमें लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। इस मिट्टी में निक्षारण यानी कि लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। मोस्ट VBI यह क्वेश्चन बार बार पूछा आता है कि बताइए निक्षारण की प्रक्रिया किस मिट्टी में देखने को मिलती है, तो वह है लेटेराइट मिट्टी। अब देख लेते हैं इस मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र। जो लेटेराइट मिट्टी है यह कहाँ कहाँ पाई जाती है। यह मिट्टी केरल,
कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मेघालय और असम के कुछ हिस्से में पाई जाती है। ठीक है ना, फिगर में देख सकते हैं। जो यह मिट्टी है यह केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम के कुछ हिस्से में पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलती है। जो लेटेराइट मिट्टी है तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो कि केरल में देखने को मिलती है। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाले प्रमुख फसलें जो लेटेराइट मिट्टी है इसमें मुख्यतः चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती की जाती है। ठीक है ना, जो लेटेराइट मिट्टी है तो इसमें मुख्यतः चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती की जाती है। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। मोस्ट वीवीआई जो लेटेराइट मिट्टी है तो इसका उपयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। अब देख लेते हैं लवणीय मिट्टी। जो लवणीय मिट्टी है इनके बारे में देख लेते हैं, यानी कि साल्टेड सॉइल। जब मिट्टी की प्राकृतिक क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है उसे लवणीय मिट्टी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। जो लवणीय मिट्टी है फिगर में भी देख सकते हैं, तो इसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलती है। जो गुजरात के कच्छ का मैदान है यहाँ पर यह मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, लवणीय मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मिट्टी को। अब है पर्वतीय मिट्टी, जिसे माउंटेन सोइल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलती है, यानी कि जो पर्वतीय इलाका है यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। जो पर्वतीय मिट्टी है तो यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस मिट्टी में सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब है मरुस्थलीय मिट्टी, यानी कि डिजर्ट सॉइल। इनके बारे में देख लेते हैं। इस मिट्टी में जो कि नमी की कमी होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी है तो इसमें नमी की कमी होती है। ठीक है ना, इस मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होती है। इस मिट्टी का विस्तार भारत के मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसका विस्तार मुख्यतः तौर पे जो कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा जैसे क्षेत्रों में। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खदान उगाना संभव नहीं है। जो मरुस्थलीय मिट्टी है तो इसके होने के कारण यहाँ पर खदान उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी पर जो कि ज्वार, बाजरा और सरसों जैसे मोटे अनाज की खेती की जाती है। अब देख लेते हैं दलदली मिट्टी के बारे में। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। जो दलदली मिट्टी है तो इसका विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण उत्पन्न होता है।
इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। हमने देखा कि जितने भी मिट्टी थे उन सभी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, परंतु जो दलदली मिट्टी है इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यह मिट्टी वनस्पति के सड़ने गलने के कारण ही उत्पन्न होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जो दलदली मिट्टी है तो यह उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। नोट को ध्यान में रखें। मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच लगभग 6 से 7 होना चाहिए। ठीक है ना। जो भूमि पर फसलों को उगाने के लिए जो पीएच मान है इसका 6 से 7 होना चाहिए। यदि 7 से कम है तो इस स्थिति में मिट्टी अम्लीय हो जाती है। यदि 7 से अधिक है तो इस स्थिति में मिट्टी क्षारीय हो जाती है। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यदि मिट्टी का पीएच मान 6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय हो जाता है, तो इसे कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिट्टी का पीएच मान यदि 7 से अधिक हो जाता है तो यह क्षारीय हो जाता है, तो मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो यह ऑप्शन ए बांगर कहलाती है। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो ऑप्शन डी लगभग 42%। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? काली कपासी मिट्टी को तो इन्हें रेग्यूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए तो ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। रेग्यूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। लवणीय मिट्टी का विस्तार भारत में किस क्षेत्र में है? लवणीय मिट्टी का विस्तार तो ऑप्शन डी गुजरात में, और गुजरात के कच्छ के रण में। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो वह है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? तो ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी के संबंध में तो ऑप्शन बी इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, यह कथन गलत है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो इन्हें बांगर कहा जाता है। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो
तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।